नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूँ सना वारिस। आइए प्रोग्राम उर्दू दुनिया में अब बात करते हैं कौमी उर्दू कौंसिल की ग्रांट इन एड स्कीम के ताल्लुक से। कौमी उर्दू कौंसिल मुल्क भर में उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज और इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी उर्दू कौंसिल मुख्तलिफ तालीमी इदारों और सरकारी व गैर सरकारी तंजीमों को माली मदद फराहम करता है ताकि वो उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए काम कर सकें। रियासत तमिलनाडु के चेन्नई में वाक़ शोबे अरबी, फ़ारसी व उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता दिनों कौमी उर्दू कौंसिल के माली ताउन से उर्दू के नसरी असालीब, तक़दीम, तहदीद और तरग़ीब के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी उर्दू सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें उर्दू ज़बान और अदब से जुड़ी कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। कौमी उर्दू कौंसिल ने उर्दू के फ़रोग़ के सिलसिले में बहुत सारी खिदमत अंजाम देती आ रही है। शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी कौमी कौंसिल के मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफ़ादा करते हुए सेमिनार का ग्रांट्स वहाँ से हासिल किया है। एक अहम मौजू को लेकर इस शोबे ने सेमिनार का इनेकाद किया था। उर्दू के नसरी असालीब, तक़दीम, तहदीद और तरग़ीब के उन्वान से इस सेमिनार का इनेकाद मद्रास यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर गौहरी के बदस्त इफ्तिताह हुआ था। इस सेमिनार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक मायनाज प्रोफेसर कमरुद्दीन फरीदी साहब ने इस सेमिनार का कलीदी खिताब पेश फरमाया था। शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी की हमेशा यही रिवायत रही है कि अहम और ज़रूरत के तहत मौज़ूआत को लेकर सेमिनार का इनेकाद करता आ रहा है। शोबा ऐसे मौजू जिसमें काम करने की ज़रूरत हो, जिसमें बहस मुबाहिसे और मुज़ाकरे की कोई गुंजाइश हो, ऐसे मौजू को लेकर इस शोबे में सेमिनार का इनेकाद हर साल होता आ रहा है। शोबे उर्दू के सदर प्रोफेसर काजी हबीब अहमद साहब की रहनुमाई में ये प्रोग्राम सजाए जाते हैं। इस प्रोग्राम में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर आफ्ताब अहमद आफाकी साहब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे तरसील आमा व सहाफ़त के प्रोफेसर और सदर डॉक्टर शाफी किदवाई साहब, जनाब आज़म शाहिद साहब के अलावा हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और मुल्क के दीगर यूनिवर्सिटियों से भी यहाँ पर प्रोफेसर हजरात हाजिर रहे। ये सेमिनार 2 दिन का रहा। ये दोनों दिन भी यहाँ पर अहम मकाले और मौज़ूआत पर मकाले यहाँ पर पेश किए गए। शोबे उर्दू मद्रास यूनिवर्सिटी कौमी उर्दू कौंसिल के डायरेक्टर डॉक्टर अकील अहमद साहब का शुक्रिया अदा करता है। कौमी उर्दू कौंसिल की ये उर्दू फ़रोग़ के सिलसिले में तमाम खिदमत काबिल सताइश हैं। हम कौमी उर्दू कौंसिल के मुतशक्किर हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान व अदब की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा सरकारी इदारा है जो कि वज़ारत तालीम के तहत काम कर रहा है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के कोर्सेज़ की मानवियत और इफ़ादियत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। मुल्क में कौंसिल के ज़रिए ज़बान की तदरीस के साथ कंप्यूटर तालीम का जो सिलसिला शुरू किया गया, उससे उर्दू तलबा में नई उम्मीद पैदा हो रही है और कंप्यूटर की तरबियत के साथ उर्दू ज़बान को नौजवान नस्ल से वाकिफ़ करवाने की कौमी उर्दू कौंसिल की कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में जामिअतुल मोमिनात में गुज़िश्ता कई साल से कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान का कंप्यूटर सेंटर कायम है। इस सेंटर में तालिबात को उर्दू ज़बान के अलावा
कंप्यूटर की असली तालीम भी दी जा रही है। तालिबात इस कंप्यूटर कोर्स में काफ़ी दिलचस्पी ले रही हैं। 2013 से काम कर रहे कौमी उर्दू काउंसिल के सेंटर में कंप्यूटर का 1 साला डिप्लोमा कोर्स, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बिजनेस अकाउंटिंग एंड मल्टीलिंगुअल DTP यानी काबा MDTP मुतारिफ किया गया था, जिसे सरकारी तौर पर तस्लीम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के जानिब से जामियतुल मोमिनात में कंप्यूटर सेंटर क़ायम है और उर्दू और अरबी डिप्लोमा वग़ैरह कोर्सेस तलबा व तालिबात को कराया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 10 साल से ज़ायद अरसे से ये कोर्सेस जामियतुल मोमिनात में चलाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल 90-95% इसका नतीजा होता है और कामयाब तलबा व तालिबात अच्छे से अच्छे कंपनियों में रोज़गार से मुंसलिक हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जामियतुल मोमिनात की जानिब से कौमी कौंसल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान नई दिल्ली के डायरेक्टर साहब और दीगर ओहदेदारों का शुक्रगुज़ार हूँ। हैदराबाद को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का अहम मरकज़ माना जाता है। असातिज़ा कहते हैं कि कौमी उर्दू काउंसिल के इस कंप्यूटर कोर्स को मुकम्मल करने के बाद तालिबात आसानी से कंप्यूटर से मुताल्लिक रोज़गार से मुंसलिक हो सकती हैं, और चूँकि ये कोर्स उर्दू ज़बान में तैयार किया गया है तो कुछ तालिबात उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाला कंप्यूटर का रोज़गार भी हासिल कर लेती हैं। NCPUL की तरफ से ये कोर्स जारी किया गया है। यहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। NCPUL की जानिब से बुक्स अवेलेबल है। जो भी कंप्यूटर का कोर्स सीखना चाह रहे हैं वो फ्री में सीख सकते हैं। जामियातुल मोमिनात की बदौलत यहाँ पर सब बुक्स फ्री है। कंप्यूटर का जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल जो भी क्लासेस है, सब फ्री है। यहाँ पर CABA कोर्स में आपको कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, बिज़नेस है, जो अकाउंट्स में इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो इस्तेमाल किया जाता है, वो सिखाते हैं यहाँ पर। और DTP वर्कशॉप जो भी फ़ोटोग्राफ्स एडिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सिखाया जाता है यहाँ पर। मैं NCPUL की शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग उर्दू तालिबे इल्म वालों को भी ये मौका दे रहे हैं कि कंप्यूटर सीखे, इंग्लिश सीखे। बाहर जो कोर्स इतना महंगा है यहाँ पर पूरा मुफ्त में सिखाया जा रहा है जामियातुल मोमिनात की बदौलत। इस जामियातुल मोमिनात सेंटर में जो है कौमी कौंसिल का, इसमें उड़ीसा, UP, बिहार, झारखंड, केरला और कर्नाटक, आसाम और बंगाल, दूसरे कई रियासतों के तालिबात यहाँ पे जामियातुल मोमिनात में जो सेंटर क़ायम किया गया है NCPUL का, तो उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। जिनको उर्दू तालीम नहीं आ रही थी तो NCPUL ने जो जामियातुल मोमिनात में सेंटर क़ायम किया है तो वो डिग्री होल्डर तलबा व तालिबात भी यहाँ पे आकर सेंटर जामियातुल मोमिनात में इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और वो कौमी कौंसिल की किताबों से भी इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इस मरकज़ की एक और ख़ुसूसियत ये है कि मुख्तलिफ अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाली तालिबात भी यहाँ कंप्यूटर का ये कोर्स कर रही हैं। तालिबात कौमी उर्दू काउंसिल की शुक्रगुजार हैं कि कंप्यूटर का इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ ये कोर्स उन्हें अपनी मादरी ज़बान उर्दू में इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। मैं सिर्फ कॉलेज की तालीम हासिल कर रही थी, मुझे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन मैं जब से ये तालीम हासिल कर रही हूँ मुझे उर्दू बहुत अच्छे से उम्दा मुझे पढ़ना आ रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है। यहाँ पर उर्दू के साथ साथ कंप्यूटर कोर्सेज़ भी बहुत उम्दा तरीक़े से सिखाया जा रहा है, जो कि डेली कंप्यूटर क्लासेस लिया जाता है, अच्छे से सिखाया जाता है और यहाँ पर बहुत कम फ़ीस में कंप्यूटर क्लासेस और उर्दू की तालीम सिखाई जा रही है। जामियातुल मोमिनात की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हैं हम इस जामिया के। मैं यहाँ पर आई थी तो मेरी ज़बान उड़िया थी और मैं उर्दू में उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मगर मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए हैं और मेरे साथियों को भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हासिल हुए हैं। मैं जामियातुल मोमिनात और कौमी काउंसिल की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, जिसने मुझे ये मौका इनायत फरमाया कि मैं इतनी अच्छी से उर्दू बोल सकूँ और सीख सकूँ और कंप्यूटर सिखाया है। जामिया में तालीम हासिल कर रही हूँ और यहाँ पर CABA का कोर्स कर रही हूँ और मैं NCPUL और जामियातुल मोमिनात का शुक्र अदा करती हूँ जो यहाँ पर हमें फ्री में कंप्यूटर का कोर्स सिखा रहे हैं।
قومی اردو کونسل کے سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر کئی طالبات کو روزگار کے مواقع ملے ہیں۔ اس طرح دیکھا جائے تو کمپیوٹر کورس کے ذریعے اردو، عربی اور فارسی زبانوں کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ان زبانوں کو روزگار سے جوڑنے کی قومی اردو کونسل کی کوشش کافی کامیاب ثابت ہو رہی ہے۔ قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان یعنی اردو کا آگے بڑھتا کارواں۔ NCPUL کی سرگرمیاں صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں رہی۔ NCPUL نے اپریل 2019 میں ابو ظہبی بین الاقوامی کتاب میلے میں شاندار شرکت کی۔ UAE کے صدر محمد زائد ال نہیان اور ہندوستانی سفیر نودیپ سنگھ سوری نے کتاب میلے کا افتتاح کیا۔ NCPUL کے کتابوں کے اسٹال میں اردو کتابوں کے شائقین کھینچے چلے آئے۔ کتاب میلے میں مہجری شعراء کی محفل، شعر و سخن، شام افسانہ اور مختلف زبانوں کے سنگم پر سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا۔ اردو زبان کے سفیر کی حیثیت سے کونسل کی تاریخ میں پہلی بار NCPUL نے ملک کے باہر ادبی و ثقافتی پروگرام کا اہتمام کیا۔ اردو ہے جہاں NCPUL ہے وہاں۔ جی ہاں، NCPUL اردو زبان کا ماضی، حال اور مستقبل۔ چاہت کا جب مزہ ہے کہ وہ بھی ہوں بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ راقم الدولہ سید ظہیر الدین حسین المعروف ظہیر دہلوی کی ولادت 21 مارچ 1835 کو ہندوستان کی راجدھانی دہلی میں ہوئی۔ ظہیر دہلوی کا سلسلہ نسب کرمان ایران کے شاہ نعمت الاولی کے توسط سے حضرت علی بن ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ ان کے افراد خاندان نسل در نسل مغلیہ سلطنت سے وابستہ رہے اور بڑے عہدوں پر فائز رہے۔ ظہیر کے دادا حیدر میر امام علی شاہ اور والد سید جلال الدین فن خوشنویسی کے فن میں لاسانی تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے خط نسق میں ان کے دادا کی شاگردی اختیار کی، پھر ان کے والد سے فن خوشنویسی میں باقاعدہ اصلاح لی اور انہیں صلاح الدولہ مرثہ رقم خان بہادر کے خطاب سے نوازا۔ ظہیر دہلوی 9 برس کی عمر میں ہی والدہ کی شفقت سے محروم ہو گئے۔ ظہیر کی سوتیلی ماں نے انہیں ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شیخ مقدر علی ظہیر کے اتالق مقرر ہوئے، جن سے انہوں نے قرآن کی تعلیم کے ساتھ گلستان، بوستان، بہار دانش اور یوسف زلیخا کا درس لیا۔ مشہور غزلگو ممنون کے بھتیجے سے عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد 12 برس کی عمر میں تعلیم کا سلسلہ ترک کر کے مغلیہ دربار میں ملازمت سے وابستہ ہو گئے اور ترقی کر کے بہادر شاہ ظفر کے داروغہ ماہی و مراتب مقرر ہوئے اور راقم الدولہ کا خطاب پایا۔ ظہیر دہلوی دلی روایت کے بے مثل امین اور دبستان دہلی کے مایا ناز اور منفرد شاعر ہیں۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا ایک ایسے دور میں کی جس وقت اردو شاعری کو پروان چڑھانے میں غالب، مومن، ذوق اور ظفر کی شاعری کی ہر طرف توتی بول رہی تھی۔ ظہیر شاعری میں ملک الشعراء محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد ہوئے اور شاعری میں اپنے اپنے منفرد انداز اور طرز سخن سے اپنا اور اپنے استاد کا نام روشن کیا۔ کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنون کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ظہیر کو خاص مقام حاصل تھا۔
مگر غدر 1857 کے ہنگاموں کے بعد ظہیر کو ناخوشگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ظہیر نے لٹ لٹا کر دلی سے پانی پت کا رخ کیا، کچھ تجارت کی، مگر وقت کی گرم ہواؤں نے ان کو پانی پت میں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ ظہیر جان بجا کر جمنا پار مصطفیٰ آباد پہنچے اور پھر فیروز آباد اور لکھنؤ سے ہوتے ہوئے بریلی پہنچے۔ ظہیر کو یہاں عجیب و غریب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ فوج کے جنرل نے انہیں توپ سے باندھ دیا۔ بتی دکھانا باقی تھا کہ خواجہ تاش داروغہ میر فتح علی خان گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچ گئے اور ظہیر کی رسی کاٹ دی اور ڈرامائی طور پر ان کی جان بچ گئی۔ اس واقعے کے بعد ظہیر بریلی سے رامپور چلے گئے۔ یہاں انہوں نے 4 سال تک قیام کیا اور اسی عرصہ میں انگریزوں نے دلی کے باشندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا اور ظہیر اپنے وطن دلی واپس آ گئے۔ ظہیر کے والد کی موت اور ان کے گھر کی نیلامی نے ان کی کمر توڑ دی تھی، مگر انہوں نے ہمت اور حوصلہ سے کام لیا اور ادبی شغل جاری رکھا۔ اگست 1862 میں انہوں نے نگارستان سخن کو مرتب کیا، جس میں انہوں نے ذوق، غالب اور مومن کے کلام کو یکجا کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ظہیر نے دلی کو خیر آباد کہا اور بلند شہر سے نکلنے والے اخبار جلوے طور کی ادارت کی۔ ریاست الور کے مہاراجا نے ان کے مضامین کو بہت پسند کیا اور ان کو الور بلا لیا۔ وہاں کی سازشوں سے دل برداشتہ ہو کر ریاست جے پور چلے گئے، جہاں وہ تقریباً 19 برس مقیم رہے۔ 15 سال ریاست ٹونک میں رہے۔ عمر کے آخری برسوں میں ریاست حیدرآباد چلے گئے۔ انہوں نے شاعری میں کئی یادگار دیوان چھوڑے ہیں۔ وہ جھوٹا عشق ہے جس میں فغاں ہو، وہ کچی آگ ہے جس میں دھواں ہو۔ ظہیر دہلوی کی شعری یادگار میں گلستان سخن، دفتر خیال اور سنبلستان عبرت کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ کلیات غزلیات ظہیر دہلوی کو بھوپال سے ڈاکٹر مختار شمیم نے مرتب کیا ہے۔ ظہیر کے نثری کاوشوں میں داستان غدر کا نام انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ داستان غدر نے ظہیر کو بقائے دعام عطا کیا۔ داستان غدر 1857 کے ہنگاموں کی ایک قابل قدر اور معتبر تاریخی دستاویز ہے اور خود ظہیر کی ایک مستند خود نوشت سوانح ہے۔ احسن اللہ کی فرمائش پر ظہیر نے مشہور قصے ممتاز کو فارسی اور اردو میں منتقل کیا تھا۔ فارسی میں محمد رفیع الدین اس کے مصنف تھے۔ ظہیر نے اس مشہور قصے کا سلیس اردو میں ترجمہ پیش کیا تھا، جو کافی سراہا گیا۔ ظہیر کی شاعری کی خوبی زبان کی شگفتگی و رنگینی، اعلیٰ تخیل، نازک خیالی اور بلند پروازی ہے۔ ظہیر ذوق کی استادی کے معترف، غالب کی دیداوری کے مداح اور مومن کی طرز ادا کے شیدا تھے۔ ان اساتذہ سخن سے اثر پذیری ظہیر کے کلام میں اکثر جگہ نمایاں نظر آتی ہے۔ ظہیر نے بڑے عمدہ قصائد، رباعیات اور مخمس وقتات بھی لکھے ہیں، لیکن ان کے کلام کی آب و تاب ان کی غزلوں کی رہی منت ہے۔ ظہیر اپنے عہد کے معیاری شاعر تھے اور اس راز سے اچھی طرح واقف تھے کہ شعر میں الفاظ کی نشست، محاورے کے برجستہ استعمال، روزمرہ کے جادو اور تخیل کی گلکاری کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے۔ ظہیر ذوق، غالب اور مومن جیسے بلند پایہ شعراء کی شعری صحبتوں سے مستفید ہوتے تھے اور ان کے کلام میں کلاسیکی روایات کا پرتو نظر آتا ہے اور ان کو زبان و بیان پر بڑی دسترس تھی۔ کبھی بولنا وہ خفا خفا، کبھی بیٹھنا وہ جدا جدا، وہ زمانہ ناز و نیاز کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ سمجھیں گے نہ اغیار کو اغیار کہاں تک، کب تک وہ محبت کو محبت نہ کہیں گے۔ ظہیر دہلوی نے اپنی زندگی کے آخری ایام حیدرآباد میں گزارے۔ حیدرآباد میں آ کر وہ ڈاگ کے مہمان ہوئے۔ ڈاگ نے اپنے دیرینہ رفیق کا بہت خیال رکھا، مگر ظہیر کو حیدرآباد کی آب و ہوا راس نہ آئی اور انہوں نے 18 مارچ 1911 کو دار فانی سے کوچ کیا اور اپنی تمام تجلیات کے ساتھ حیدرآباد کی خاک کو اوڑھ کر ابدی نیند سو گئے۔
फलक से मौत गर मांगो तो उम्र खज़र मिलती है, ये कद रफ्तार जब चलता है उल्टी चाल चलता है। किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त हैं। किताबों के मुताले से इंसान की शख्सियत में निखार पैदा होता है और उसकी सोच में भी वुसअत आती है। कौमी उर्दू कौंसिल मुख्तलिफ उन्वान पर किताबें शाया करती है ताकि मुस्तकबिल की उर्दू नस्ल को अभी से उर्दू के सेकुलर मिजाज के मुताबिक परवान चढ़ाया जा सके। ये किताबें तकरीबन तमाम अहम मौज़ूआत का अहाता करती हैं और ये ना सिर्फ उर्दू स्कॉलर्स के काम आती हैं बल्कि आम क़ारीन की मालूमात भी बढ़ाती हैं। दरबार अकबरी मशहूर व मारूफ़ किताब है जिसके मुसन्निफ़ शमसुल उलमा मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं और मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक मामूली नस्र नगार नहीं थे बल्कि वो इंशा परदाज थे और आज भी उनके मज़ामीन पढ़कर लोग हैरान रह जाते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी तहरीरों के अंदर जादुई असर पैदा हो चुका है। उन्होंने ये किताब दरबार अकबरी लिखी है। किताब के नाम से ये वाज़ेह है कि शहनशाह अकबर के दरबार में जितने वाक़यात व हादसात हुए हैं, उनके दरबार में जितने आलिम फाजिल गुज़रे हैं, उन तमाम आलिमों का ज़िक्र, तमाम नौरत्नों का ज़िक्र इस किताब के अंदर मौजूद है और उस ज़माने में अकबर के दरबार में किस तरह का निज़ाम था, उस निज़ाम से भी पूरी बहस की गई है। और इसको पढ़ने के बाद मालूम होता है कि अकबर के दौर में की जो तारीख़ थी वो तारीख़ कैसी थी, उस वक्त की सियासत कैसी थी, समाज उस वक्त का कैसा था और उससे हमें ये भी रोशनी मिलती है कि आज का जो समाज है, आज का जो निज़ाम है, ये आज का निज़ाम और उस दौर के निज़ाम में क्या फ़र्क है और आइंदा हमको अगर बेहतर से बेहतर निज़ाम बनाना हो तो हमें कैसे बनाना चाहिए। इन तमाम बातों का ज़िक्र इसमें मिलता है और इसको पढ़ करके हमें समाजियात को, सियासत को और एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम को समझने में हमें मदद मिलती है। साथ ही उन्होंने अकबर के दरबार में जितने नौरत्न थे, जितनी बड़ी शख्सियतें थीं, उन तमाम बड़ी शख्सियतों पे इन्होंने उनकी पूरी तफसील लिखी है, उनके कमालात, उनके जौहर का ज़िक्र किया है जो हमारे क़ारीन के लिए बेहद मुफीद है और उस दौर के तमाम तारीख़ और समाज, सियासत, मईशत को समझने में ये बेहद कारआमद है। सबसे बड़ी बात यह है कि तारीख़ एक खुश्क मौजू है लेकिन इस खुश्क मौजू को भी अपनी तहरीरों के ज़रिए, अपने दिलकश तहरीरों के ज़रिए इन्होंने पेश किया है। ऐसा लगता है इस किताब को पढ़ने के बाद कि हम तारीख़ नहीं पढ़ रहे हैं बल्कि हम मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंशाइयों की ज़बान में तारीख़ पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इस किताब की बेहद अहमियत है। तारीख़ के जो तालिब इल्म हैं या तारीख़ के जो उस्ताद हैं वो इस किताब से बेहद मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं और इस किताब की आज भी बहुत अहमियत है। मुझे उम्मीद है जब तालिब इल्मों के हाथ में ये किताब होगी तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा और इस किताब को बेहद मकबूलियत हासिल होगी।